आज की चर्चा। बुधवार 6 मई आज की तारीख और आज की चर्चा कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर और प्रथानुसार हर बुधवार के दिन हम सेहत पर लगी कुछ ऐसी चर्चाएं करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही कहते हैं ना कि ज्ञानवर्धक होती हैं और कुछ जानकारियां ऐसी होती है जिसे हमें प्राप्त करना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आए दिन कुछ ऐसी सेहत को लगकर प्रॉब्लम्स हमारे समाज में सुनने में आती है, जैसे कि अभी समाचारों में आपने सुना 8 मई को मनाया जाएगा वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और इसी पर आधारित आज का ये कार्यक्रम। अब थैलेसीमिया क्या है, ये किस प्रकार से हमारे शरीर को खोखला करता है, इससे होने वाली बीमारी हमें क्या ये बहुत खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में और भी ऐसी कई सारी जानकारी है जो आज हम प्राप्त करेंगे डॉक्टर श्रीमती जानकी सुनू जी से, जो हमारे साथ उपस्थित हो चुकी है स्टूडियो में। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते रत्ना जी और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। आइए आज के इस कार्यक्रम को पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि थैलेसीमिया होता क्या है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मॉरिशस में मुझे लगता है बहुत कम जानकारी खास पब्लिक के बीच में थैलेसीमिया के बारे में है। अस्पतालों में तो हम मरीजों को देखते हैं तो हम सुनते हैं और जानते हैं कि थैलेसीमिया क्या है, लेकिन जो एक जनरल पब्लिक और जनरल पॉपुलेशन में, जैसे सब लोग जानते हैं डायबिटीज़ क्या है और हाइपरटेंशन क्या है, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया एक साधारण शब्दों में कहें तो खून की बीमारी है और ये बीमारी जो है एक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक और हेरिडिटरी। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा थैलेसीमिया के साथ पैदा होता है उसने जो अपने जो जीन्स हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब जो है अपने माता पिता से कुछ जीन्स इनहेरिट करते हैं और इन जीन्स के बेसिस पे हमारा जो हमारी ग्रोथ होती है, हमारे और बाकी जो सिस्टम डेवलप होते हैं तो इन जीन्स के बेसिस पे होते हैं। तो थैलेसीमिया में जो बच्चा जो अगर थैलेसीमिया के साथ पैदा होता है तो वो ये जीन्स को अपने माँ बाप से इनहेरिट करता है और ये जीन्स जो हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हमारा शरीर बना हुआ है जीन्स से और जो बहुत सारे शरीर में जो प्रोटीन है और बाकी और चीज़ें हैं इनका प्रोडक्शन करते हैं। तो थैलेसीमिया में जो होता है, थैलेसीमिया समझने से पहले ये बताएं कि इसमें जो है जो हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में होता है वो अफेक्टेड होता है। ओके। हीमोग्लोबिन का काम जो है, हम सब जानते हैं कि शरीर में जो खून होता है, खून में एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको आम भाषा में आप कहते हैं ग्लोबुल हूस। तो इनके अंदर जो है ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाया जाता है जी। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दो चीज़ों से बनता है। एक तो जैसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन चेन होती है और उसमें एक और मॉलिक्यूल होता है हीम। थैलेसीमिया में जो ये ग्लोबिन चेन है, जो प्रोटीन की चेन है, या तो इनका उत्पादन जो होता है प्रोडक्शन ये धीमा हो जाता है या ये एबनॉर्मल होता है। अच्छा। तो इसकी वजह से जो है एक बच्चे को जो है थैलेसीमिया हो सकता है। अब जो ये ग्लोबिन चेन होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं अल्फ़ा ग्लोबिन चेन और दूसरी होती है बीटा ग्लोबिन चेन। अगर अल्फ़ा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो वो अल्फ़ा थैलेसीमिया को मैनिफेस्ट करता है और जो बीटा थैलेसीमिया, जो बीटा ग्लोबिन चेन अगर अफेक्टेड है तो उसको हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। तो बेसिकली थैलेसीमिया जो है एक समरी में मैं बोलूँ तो ये एक खून की बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता है। ये जेनेटिक और हेरिडिटरी बीमारी है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी मतलब कोई एनवायरमेंटल की, ये किसी इन्फेक्शन से या खाने पीने से इस तरह से नहीं होती है ये बीमारी। ये जेनेटिक बीमारी होती है और जिसमें कि जो जीन्स है एक बच्चा जो है अपने माता पिता से इनहेरिट करता है। हाँ। तो डॉक्टर जी अभी कुछ दिनों में यानी 8 मई को हम मनाएंगे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो ये इसी दिन को क्यों निर्धारित किया गया और ये क्यों मनाया जाता है? देखिए निर्धारित तो क्योंकि
ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, कई जो है डेज जो है सिग्निफिकेंटली उनको दिया गया है। हाँ। तो 8 मई को, जैसे आपने कहा कि हम वर्ल्ड थैलासीमिया डे मनाते हैं, और क्यों मनाते हैं ये, कि ये अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, थैलासीमिया एक मतलब बहुत आम बीमारी नहीं है। ये जो है दुनिया में कुछ जगहों पर ज़्यादा पाई जाती है और कुछ जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो थैलासीमिया के बारे में आम जनता को भी ज़्यादा पता नहीं होता है। तो मकसद वर्ल्ड थैलासीमिया डे मनाने का, एक तो कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये थैलासीमिया क्या है। दूसरा, हम ये भी देखें कि इन मरीजों को किस चीज़ की ज़रूरत है और हम इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वर्ल्ड थैलासीमिया डे मनाने का मकसद यही है कि जितने भी हमारे जो थैलासीमिया, और थैलासीमिया नहीं, बाकी और जो हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स के जो मरीज़ हैं जी, कि उनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लें और ये भी करें कि इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। सही बात। तो ये सब जो है ये जानकारी जो है वर्ल्ड थैलासीमिया डे पे हम लोग अक्सर जो है लोगों को देते हैं। बिल्कुल। और मीडिया के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ये हमारी एक कोशिश है। और यहाँ पर बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हमें ये अवसर मिला कि हम इस कार्यक्रम को लेकर लोगों तक ये जानकारी हम पहुँचाए। और डॉक्टर जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, इसके अलावा क्या थैलेसीमिया के और कोई प्रकार होते हैं? हाँ, बाकी और जैसे अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया है, और इसके अलावा अगर ये तो अल्फ़ा और बीटा जो थैलेसीमिया होते हैं, इनमें बेसिकली क्या होता है कि एक ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम होता है। तो नॉर्मली दोनों ग्लोबिन चेन 1:1 रेशियो में एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल। अगर एक का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो दूसरे का ज़्यादा होता है, मतलब दूसरे का नॉर्मल हो रहा है, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। तो वो जिसका कम होता है उसके रेशियो में दूसरा, क्योंकि ज़्यादा वो चेन्स होती हैं, बिल्कुल, तो वो चेन्स जो है जो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं या ग्लोबुलस जिसको कहते हैं, उनमें वो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। तो उसकी वजह से ये शरीर में जो है ऐसे मैकेनिज्म है कि ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनको ये जो है वो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इनके अलावा जो है ये तो कम प्रोडक्शन की वजह से है। फिर बाकी जो है जो एबनॉर्मल होती है, जिसको हम हीमोग्लोबिनोपैथीज कहते हैं, कि कोई जीन में म्यूटेशन अगर हो गया तो उसकी वजह से भी जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स आ सकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं तरह तरह की हीमोग्लोबिनोपैथी, जैसे सिकल सेल है, एक हीमोग्लोबिन डी, हीमोग्लोबिन ई, बहुत तरह के अलग अलग जो है हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं। अच्छा, तो जैसे मैं जब थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर, तो ये भी क्या उसी प्रकार का होता है? अब देखिए, जो किसी को अगर थैलेसीमिया है तो एक जो होते हैं सीवियरिटी के बेसिस पे, जी, कि क्लिनिकली जैसे मरीज को कितना ये सीवियर है, अच्छा, उसके बेसिस में हम कहते हैं एक थैलेसीमिया माइनर, जिसको हम कहते हैं थैलेसीमिया ट्रेट भी। दूसरा होता है एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया, जो कि इंटरमीडिएट ग्रेड का होता है, और तीसरा होता है थैलेसीमिया सीवियर। सीवियर थैलेसीमिया को हम कहते हैं थैलेसीमिया मेजर। अच्छा, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया ट्रेट, और इनके बीच होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। अब ये किस तरह से होता है? मान लीजिए जो एक बच्चा जो पैदा होता है तो उसको एक जीन अपनी माँ से और एक जीन अपने बाप से जो है वो इनहेरिट करता है। सही। अगर दोनों पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट है जो कि वो थैलेसीमिया का जीन कैरी कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये थैलेसीमिया ट्रेट है। अच्छा। अगर दोनों जीन अफेक्टेड हैं तो ये थैलेसीमिया मेजर को मैनिफेस्ट करेगा। अच्छा। तो थैलेसीमिया ट्रेट का मतलब ये है कि हमारा एक जीन एक पेरेंट से किसी से भी जो है वो अफेक्टेड है, और थैलेसीमिया मेजर में दोनों जीन्स, मतलब अगर दो लोग जिनको कि थैलेसीमिया ट्रेट है वो शादी करते हैं तो उनके बच्चों में क्या बोलते हैं 25% ये चांस होगा कि उनको एक बच्चा पैदा होगा जिसको थैलेसीमिया मेजर होगा। और इसी तरह से 25% जो है हो सकता है कि बच्चा नॉर्मल हो, और 50% जो बच्चे होते हैं उनको वो ट्रेट हो सकता है। तो इसलिए जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर दो लोग जिनको थैलेसीमिया ट्रेट है, क्योंकि ट्रेट बहुत माइनर है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लोग नॉर्मल ही रहते हैं,
तो अगर ऐसे लोग जो है आपस में अगर शादी करें तो उनका जो है एक 25% चांस है कि बच्चा जो है थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होगा, उस प्रोन के साथ, हाँ, उस डिजीज के साथ। तो थैलेसीमिया मेजर में दोनों जीन्स अफेक्टेड होती हैं, माँ से भी और बाप से भी, जो इनहेरिट करते हैं। और थैलेसीमिया ट्रेट में सिर्फ एक जीन अफेक्टेड होती है। तो थैलेसीमिया ट्रेट में नॉर्मली हो सकता है उसको कोई सिम्टम ना हो या हल्के से सिम्टम, थोड़ा हीमोग्लोबिन उनका कम हो, तो लेकिन जो है ऐसे कोई मेजर बीमारी नहीं होती। ओके। लेकिन थैलेसीमिया मेजर जो है, जो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो जो है ज़्यादा क्या बोलते हैं सीवियर बीमारी हो सकता है। तो डॉक्टर जी, जैसे अगर एक व्यक्ति को पता कैसे चले कि उसे थैलेसीमिया हुआ है या उसमें थैलेसीमिया की बीमारी के चांसेस है, कैसे पता चले? देखिए, एक तो सबसे पहले श्योर मेथड जो है, हाँ, वो है कि आप लेबोरेटरी में अपनी जांच करवाइए, ओके, टेस्ट करवाइए। हाँ, और बहुत सारे टेस्ट जो है अवेलेबल हैं, जिनको एक सिंपल टेस्ट जो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कहते हैं। अच्छा। तो उससे पता चल जाता है कि किसी को कोई ट्रेट है या थैलेसीमिया है। दूसरा, किसी के अगर फैमिली, क्योंकि हमने बोला ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, बिल्कुल, तो किसी के फैमिली में अगर किसी को थैलेसीमिया है तो उनके आसपास के जो लोग हैं उनमें ये चांसेस हैं कि या तो उनको ट्रेट है या उनमें भी उनका भी कोई जो बच्चा है उसको थैलेसीमिया हो सकता है जी। तो उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। तो एक तो सस्पिशन होता है कि जो इंडेक्स केस है उसके जो आसपास लोग हैं तो उसमें हो सकता है कि उनको ये थैलेसीमिया का जीन वो कैरी कर रहे हों, तो उनकी फिर जांच करवानी चाहिए। और जैसे जब बच्चा पैदा होता है जी, तो कैसे हम सस्पेक्ट करेंगे कि हो सकता है इसको थैलेसीमिया हो? तो नॉर्मली ये जब बच्चे पैदा होते हैं, देखिए हीमोग्लोबिन भी शरीर में अलग अलग तरह का होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं अपने उसके। जब फीटल स्टेज होती है, जो शुरू की, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही होता है जी, तो जो वो हीमोग्लोबिन उसका शरीर जो बनाता है उसको हम कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। बिल्कुल। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और जब बच्चे का जन्म होता है उस समय ये फीटल हीमोग्लोबिन स्विच होकर के ये अडल्ट हीमोग्लोबिन में बन जाता है। अच्छा। तो वो फीटल हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और धीरे धीरे अडल्ट्स में जो है नॉर्मली फीटल हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट हीमोग्लोबिन में। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो शुरू के 2-3 महीनों में उसका शरीर अभी भी वो फीटल हीमोग्लोबिन उसको बना रहा है, तो उसकी वजह से शायद कोई सिम्टम्स इस तरह के ना हो। लेकिन 3 महीने के बाद जब धीरे धीरे वो फीटल हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बच्चे में और वो रिप्लेस हो जाता है अडल्ट हीमोग्लोबिन से। सो ये अडल्ट हीमोग्लोबिन, क्योंकि अगर उसने थैलेसीमिया जीन इनहेरिट करे हैं तो वो अडल्ट हीमोग्लोबिन उसका ठीक से बन नहीं पाएगा। तो ऐसे बच्चे नॉर्मली उनको होता है कि क्योंकि उनके शरीर में कम हीमोग्लोबिन बन रहा है तो उनको होता है एनीमिया। अच्छा, एक बच्चे को जो है वो बढ़ते हुए बच्चे को आप देखेंगे कि बच्चा जो है ठीक से दूध नहीं पी रहा है, बच्चे की ठीक से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बच्चे को बार बार किसी तरह के इन्फेक्शन या कोई इस तरह की चीज़ है, और बच्चा देखने में जो है बहुत क्या बोलते हैं पेल, माल न्यूट्रिशन जैसे बोल सकते हैं। पेल जो है देखने में ऐसा लगेगा। कई बच्चों को जॉन्डिस भी होता है। अच्छा। तो जब आप देखेंगे कि एक बच्चे में, और उसकी जब अगर जांच करवाएंगे और देखेंगे कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो आपको ज़रूर ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि हो सकता है इसमें थैलेसीमिया हो। फिर उसकी और गहरी जांच होती है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और बाकी टेस्ट होते हैं जिससे कि पता चलता है कि इसमें थैलेसीमिया है। मैम, क्या थैलेसीमिया जानलेवा हो सकता है? देखिए, थैलेसीमिया में ये डिपेंड करता है कि आप थैलेसीमिया को किस तरह से मैनेज करते हैं। देखिए, थैलेसीमिया में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्योंकि हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं प्रोड्यूस हो रहा, और हीमोग्लोबिन का काम शरीर में है कि वो ऑक्सीजन डिलीवर करे टिश्यूज़ में। बिल्कुल। तो जब ये नहीं होता है तो बच्चे को एनीमिया होता है। तो जब उसको एनीमिया होता है तो क्या हो रहा है कि ये सारा जो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ग्लोबुलस हैं, ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं जी, ठीक है। अब किसी को एनीमिया है तो एक सिग्नल जाता है बोन मैरो को कि आप और रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करो क्योंकि इसमें कमी है। बिल्कुल। तो एक बच्चे में जब बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स जब बोन मैरो में प्रोड्यूस होने लगते हैं तो क्या होता है, उन बच्चों का बोन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो जब बहुत ज़्यादा ये बोन मैरो जो है एक्सपैंड करता है तो उनके बोन भी एक्सपैंड करते हैं। अच्छा। तो एक उसको वो बच्चे को देते हैं जिसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया फेशिस। आपने देखा होगा जिन बच्चों में
जिनको ठीक से मैनेज नहीं किया जाता है तो उनके जो है वो खासकर चेहरे के ऐसे बोन्स जो है निकले हुए होते हैं और चौड़े इस तरह के हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि थैलेसीमिया में जो ग्लोबिन चेन है, एक चेन का इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से वो सेल्स के अंदर प्रेसिपिटेट करती है। बिल्कुल। तो इनको निकालने के लिए जो हमारा स्प्लीन है, लाराट जिसको कहते हैं, हाँ, तो ये ओवर एक्टिव हो जाता है। तो जब ये ओवर एक्टिव होता है तो इन बच्चों में उनका जो है स्प्लीन भी बढ़ जाता है। तो ये, और तीसरा जो है, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है जी, तो उनको जो है वो सिम्टम्स एनीमिया के ये उनको उनमें दिखाई देते हैं। और उसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि ये ब्रेक हो रहे हैं अंदर शरीर में, तो उसकी वजह से उनको जॉन्डिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। और एक और चीज़ जो होती है इन बच्चों में कि क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स ब्रेक कर रहे हैं और हीमोग्लोबिन में आयरन मॉलिक्यूल भी होता है जी, जब ये ब्रेक करता है तो ये आयरन जो है शरीर में के हर अंग में जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। तो इससे इनको आयरन ओवरलोड हो सकता है। इन मरीजों का जो मैनेजमेंट है नॉर्मली, उसमें दो चीज़ें खास हैं। एक तो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि उनका शरीर ठीक से खून बना नहीं पा रहा है तो हमको बाहर से उनको खून देने की ज़रूरत पड़ती है। और खून देने के दो मकसद हैं। एक तो कि उनका एनीमिया ट्रीट हो, कि ताकि उनकी ऑक्सीजन जो वो कैपेसिटी है कैरी करने की शरीर में वो ठीक रहे जी। और दूसरा, जब हम एनीमिया को कंट्रोल करते हैं तो उनका बोन मैरो भी कंट्रोल में रहता है, तो वो जो चौड़े जो बोन्स और इस तरह की वो फेशिस नहीं बनेंगी इनमें। बिल्कुल। तो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो उनके शरीर में खुद ही जो रेड ब्लड सेल्स वो ब्रेक होकर के उनका आयरन डिपॉजिट हो रहा है। दूसरा, जो हम खून देते हैं तो उसमें भी बहुत आयरन होता है। सही बात। कम से कम एक जो पॉइंट खून का हम देते हैं तो उसमें कम से कम 250 मिलीग्राम के करीब आयरन होता है जी। अब हमारे शरीर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो वो एक्सेस आयरन को बाहर निकाले। सही बात। तो ये क्या होता है कि अगर हम रिपीटेडली उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो हर ट्रांसफ्यूजन के साथ उनके शरीर में आयरन डिपॉजिट हो रहा है और ये आयरन हर ऑर्गन में डिपॉजिट होता है। तो जैसे आपने बताया कि क्या ये नॉर्मली जी सकते हैं, तो जब तक ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट नहीं था तो ये बच्चे जो है ज़्यादा नहीं जी सकते थे। 10 साल 15 साल उनके लाइफ स्पैन बहुत कम थी। फिर जब आयरन डिपोजिशन शरीर में होता है तो ठीक है, हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो उससे वो कुछ साल और जी लेंगे, लेकिन अगर वो आयरन को हमने कंट्रोल नहीं किया शरीर में तो उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। जब ये आयरन डिपॉजिट होता है हर ऑर्गन में तो ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे जिनकी डेथ होती है थैलेसीमिया में, ये आयरन ओवरलोड की वजह से होती है कि जब जो ऑर्गन फेलियर होते हैं। बिल्कुल। तो जब हम इनको मैनेज करते हैं तो दो चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलर और दूसरा उनका आयरन ओवरलोड को कम करें, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में आयरन कीलेशन। तो दवाइयाँ दे करके उनका आयरन जो है वो कंट्रोल में रखें। अगर हम ये दो चीज़ कर सकते हैं तो यस, थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो अडल्ट हैं थैलेसीमिया, बहुत सारे जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं जी। तो अगर ठीक से उनको मैनेज करें तो वो नियर नॉर्मल लाइफ जिसको कहते हैं वो जी सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे आप बता रहे हैं मैम कि जैसे बच्चों में ये पाया जाता है तो लगभग किस उम्र के बाद हम डिटेक्ट कर पाते हैं? मतलब जैसे आप बता रहे हो कि ये सारे चेंजेस आते हैं तो लगभग किस उम्र तक हम उसको ठीक से डिटेक्ट कर पाते हैं छोटे बच्चों में? 3 से 6 महीने के बीच में। अगर किसी को थैलेसीमिया मेजर है तो 3 से 6 महीने के बीच में वो डिटेक्ट हो जाता है। और 3 से 6 महीने के अंतराल में ही उनको ट्रीटमेंट दी जाती है? हाँ, उसके बाद जो है जब एक बार डिटेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद जो उनका ट्रांसफ्यूजन शुरू हो जाता है। जब आयरन कीलेशन हम शुरू करते हैं तो हम उनको मॉनिटर करते हैं कि कितना उनका आयरन है। तो जिनका आयरन अगर 800 1000 के करीब जो है
शरीर में अगर एक्यूमुलेट हो गया तो उसके बाद उनको जो है आयरन कीलेशन पे रखते हैं। जी, तो जी हाँ, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एक ऐसा रोग जो हमारे खून में कमी की वजह से होता है, और जैसे डॉक्टर जी ने अभी भी बताया कि ये इनहेरिट होता है, यानी हमें ऐसे ही नहीं, ये कंटेजियस नहीं है, पर अगर माँ या पिता में ये पाया जाता है तो बेशक बच्चों में इनके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अभी थोड़ी ही देर में जानेंगे कि इसका इलाज किस तरह से किया जाता है और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसमें परिवार का रोल क्या है, किस तरह से हमें अपने आप को तैयार करना है। इन सारी बातों पर चर्चा को जारी रखेंगे। आज की चर्चा का कार्यक्रम, आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीमती जानकी सुनू जी, जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी डॉक्टर जी से कि डॉक्टर जी, शादी से पहले क्या एक कपल को थैलेसीमिया की जांच करवाना आवश्यक होता है? देखिए, क्योंकि हमने बोला थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जी, और अगर शादी से पहले कपल्स ये जांच करें तो मान लीजिए 2 कपल्स हैं, दोनों को थैलेसीमिया ट्रेट है जी, तो ये होता है कि ये उन पे अब निर्भर करेगा कि वो शादी करना चाहें या नहीं चाहें, क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर वो शादी करते हैं 2 थैलेसीमिया ट्रेट के कपल्स, तो उनके बच्चे में, जैसे मैंने पहले बताया कि एक 25% ये चांस है कि उनका बच्चा जो है थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा हो सकता है। तो देखिए, थैलेसीमिया जो है मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में बहुत पाया जाता था, जैसे ग्रीस है, साइप्रस है, और उन लोगों ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ डाल करके इसको काफ़ी कम किया अपने देश में। और ये पॉलिसीज़ थी प्री मैरिटल टेस्टिंग और काउंसलिंग। तो वहाँ पे जो है शादी से पहले एक कपल्स को सर्टिफिकेट लेकर के आना होता है कि हमने टेस्ट करवा लिया है और हम दोनों नेगेटिव हैं जी, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो शादी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसी कोई मतलब इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए 2 थैलेसीमिया ट्रेट के कपल्स शादी कर ही लेते हैं तो, और मान लो प्रेगनेंसी के टाइम भी ये सुविधा होती है कि ये डिटेक्ट कर सकें कि जो बच्चा पल रहा है उसको थैलेसीमिया है कि नहीं। तो लेकिन ये सुविधा भी हमारे यहाँ अभी इतनी मतलब एडवांस नहीं है कि हम जो है वो एमनियोसेंटेसिस करके उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करें और ये देखें कि उस बच्चे को थैलेसीमिया है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर हम थैलेसीमिया प्रिवेंट करना चाहते हैं तो प्री मैरिटल काउंसलिंग और टेस्टिंग ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तब एक कपल को इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो कि मान लीजिए अगर आपको मैं अगर आज टेस्ट करवाने जाऊँ और मैं देखूँ कि मुझे थैलेसीमिया ट्रेट है, तो जब मैं किसी पार्टनर को ढूंढ रही हूँ तो ये मन में रख करके कि हाँ, मेरे पार्टनर को जो है थैलेसीमिया ट्रेट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो अगर आपने टेस्ट करा है पहले, तो इस तरह के वो प्रिकॉशन ले सकते हैं। दूसरे, अगर दो जनों को ट्रेट है, अब देखिए आप किसी को शादी करने से मना तो नहीं कर सकते हैं। अगर 2 कपल चाहें और उन दोनों को थैलेसीमिया ट्रेट है, वो शादी करना चाहें, तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम बोले नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो करें तो एटलीस्ट उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उनको भविष्य में किस तरह की संभावनाएं हैं अगर बच्चे पैदा होते हैं जी। तो इसलिए एक तरह से मैं कहूँगी कि सभी यंगस्टर्स, हाँ, अगर वो अपना स्क्रीनिंग करें और ये पता करें कि उनको ट्रेट है कि नहीं, तो ये प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर जी, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपना हेडसेट पहन लें। यहाँ पर एक श्रोता हैं जो एक सवाल पूछना चाहेंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते रत्ना जी, मैं इंदिरा लौटन हूँ। हाँ जी, आपका स्वागत है। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है इंदिरा जी, बहुत कट रही है आपकी आवाज़। मेरे लिए डॉक्टर को भी नमस्ते कह देना।
जी, वो सुन रही हैं। हाँ, आपका सवाल क्या है? उसका प्रोग्राम मैं क्लियर से जानना चाहती हूँ। अगर बीमारी हो तो कैसे जानना पड़ेगा? जी, जी, बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहें रेडियो पर, आप सुनते रहें। हम इसी सवाल के साथ कि किस तरह से इनकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। जी, थैंक यू। जी हाँ, हमारे लोगों का, हमारे जो श्रोता हैं बहुत ही दिलचस्पी दिखाते हैं इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे हैं कि 2 लोगों की जो काउंसलिंग होती है, तो क्या इसमें कोई पहले से वे लोग प्रिवेंशन या जैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर वो फैमिली प्लान कर रहे हैं, अगर उनको बेबी होने वाला है, तो क्या वो कोई जैसे प्री मेडिकल कोई उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है तो ऐसे कोई प्रिकॉशंस नहीं है। ये चांस की बात है कि जैसे मैंने बताया 25% ऐसा चांस हो सकता है कि उनका बच्चा जो है थैलासीमिया के साथ पैदा हो। बिल्कुल। तो ये काउंसलिंग का जो खास मकसद होता है कि उनको मेंटली प्रिपेयर करके रखें और उनके ये चांसेस हो सकते हैं और वो अपना फिर भविष्य अपना प्लान करें कि किस तरह से, अगर मान लीजिए उनके यहाँ कोई बच्चा जो है थैलासीमिया के साथ पैदा हुआ, तो अब देखिए ये लाइफस्टाइल में और उन थोड़ा सा बहुत चेंजेस तो आते ही हैं घर में। अगर एक बच्चा है जिसको थैलासीमिया है तो वो ये जो काउंसलिंग का मकसद ये है कि उनको मेंटली प्रिपेयर करके रखें, तैयार करके रखें कि कौन से चैलेंजेस उनको भविष्य में उनको फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे जब इलाज की बात करते हैं तो इसका इलाज, जैसे आप बता रहे हो कि यूजुअली 3 महीने या 6 महीने के अंतराल में जब बेबी छोटा होता है तो आप उनमें वो सिम्टम्स देख सकते हैं। तो इसका, जैसे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बता रहे हैं, तो क्या इतने छोटे बेबी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ ही उसकी शुरुआत होती है इलाज की? बिल्कुल, क्योंकि उसमें उसके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी है। और ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कितने ड्यूरेशन में किया जाता है? देखिए, ये डिपेंड करता है। जैसे किसी को थैलासीमिया मेजर है जी, सीवियर थैलासीमिया, तो उसमें जो है कम से कम 2 या 3 हफ्ते में एक ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी होता है इन बच्चों का। तो कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा, लेकिन कम से कम 2 या 3 हफ्ते में एक ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ ये भी समझने वाली है कि ये ट्रांसफ्यूजन लाइफ लॉन्ग है, पूरी ज़िंदगी भर। मतलब ये जब तक है तब तक उनको करना ही है ट्रांसफ्यूजन। तो जब हम थैलासीमिया के इलाज की बात करते हैं तो 2 चीज़ें हैं। एक है थैलासीमिया का मैनेजमेंट, कि हम उसको कैसे मैनेज करें, और दूसरा है कि थैलासीमिया का क्योर, कि उसको हम जड़ से निकाल दें और उसका इलाज कर लें पूरी तरह से। बिल्कुल। तो हम पहली बात के ऊपर चर्चा करेंगे अभी कि मैनेज उसको कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन ठीक से बन नहीं रहा है तो इनको ये ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल। ये पूरी ज़िंदगी भर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर निर्भर करते हैं। सही बात। और हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में उनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो ये है। जो ट्रांसफ्यूजन भी है यहाँ पे, बच्चों को हम नॉर्मली, मान लीजिए कोई मरीज़ अस्पताल में आया ऑपरेशन के लिए या किसी और के लिए, उसको खून की ज़रूरत है, तो जब हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो हम एक बार उनको एक क्रॉस मैच करते हैं। और जैसे सब लोगों को पता होगा कि जो ब्लड की कॉम्पैटिबिलिटी है ये डिपेंड करती है कि आपके ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप नॉर्मली हम लोग उनका ब्लड ग्रुप करेंगे और क्रॉस मैच करके उनको देंगे खून। पर जो थैलासीमिया के बच्चे हैं या जो ऐसे मरीज़ हैं कि जो कि ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है, उनको बहुत टाइम तक ट्रांसफ्यूजन चाहिए, तो उनको खून देने के लिए भी हम ब्लड बैंक में स्पेशल प्रिकॉशन जो लेते हैं, हम सिर्फ उनके जो ABO और जो रीसस ब्लड ग्रुप नॉर्मली जो करते हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो हम उनको भी जांच करते हैं। और जब हम उनको खून देते हैं तो ये ब्लड ग्रुप का भी मैच होता है। क्योंकि क्या होगा कि अगर हमने ये बाकी और ब्लड ग्रुप मैच नहीं करे तो एवरी टाइम जब बार जब ये ट्रांसफ्यूजन लेंगे तो कभी ऐसा समय एक आएगा कि इनका जो शरीर जो ब्लड दिया है उसमें अगर वो ग्रुप्स हैं जो कि बच्चे के या मरीज़ के उसमें नहीं है, तो वो बनाता है एंटीबॉडीज़। जब एक बार एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो फिर
वो ट्रांसफ्यूजन बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज ये सारी जांच करना बहुत, ये सारी जांच करना, इनके लिए हम बहुत प्रिकॉशन लेते हैं। तो एक तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फिनोटाइप, जो खून उनको देते हैं। बिल्कुल। जो कि हर किसी को, जो एक रैंडम कोई अगर आएगा तो उसके लिए नहीं करेंगे हम, लेकिन जो बच्चे जो हैं जो थैलेसीमिया के हैं या और भी जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हैं, उनके लिए एक ये प्रिकॉशन हम लेते हैं। दूसरा प्रिकॉशन लेते हैं, नॉर्मली जो हम खून जब इकट्ठा करते हैं तो ये खून हम अपने ब्लड बैंक में कम से कम 35 दिन के लिए रख सकते हैं, 35 डेज। उसकी नॉर्मल शेल्फ लाइफ होती है। बिल्कुल। पर इस स्टोरेज के टाइम पर कुछ चेंजेस आते हैं खून में, लेकिन 35 डेज के अंदर हम उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम थैलेसीमिया को देते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको फ्रेश, जितना फ्रेश खून हो सके वो दें। तो नॉर्मली जो एक हफ्ते से कम स्टोर किया हुआ खून हम ये उनको देते हैं। जी। तीसरा जो प्रिकॉशन हम इन बच्चों के लिए और इन मरीज़ों के लिए लेते हैं कि जब हम उनको खून देते हैं तो हम उसको वो फ़िल्टर करते हैं। क्यों फ़िल्टर करते हैं? क्योंकि खून में एक तो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ग्लोबुलस, उसके अलावा जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जब हम किसी को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो ये उस मरीज़ में जिसको बोलते हैं वो फिब्राइल रिएक्शंस ये दे सकते हैं। तो इसलिए सिस्टमैटिकली जब हम थैलेसीमिया के मरीजों को खून देते हैं तो ये खून को हम इसको फिल्टर भी करते हैं। तो ये 3 प्रिकॉशन खास करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स में लेते हैं कि ताकि उनको कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। लेकिन इसके अलावा भी ये सब प्रिकॉशन लेने के बावजूद खून के, क्योंकि खून हम दे रहे हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन कभी कुछ हो सकता है और उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको इन मरीजों को ठीक से रेगुलरली जो है मॉनिटर करना होता है। तो डॉक्टर जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे जो मरीजों को ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंटली दिया जाता है, क्या उनको कोई चैलेंजेस या उनको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो इन मरीजों में होती है आयरन ओवरलोड। जी, जो शरीर में जो बताया जी, जो कि इनके शरीर में जो जिसको आयरन या फेयर जिसको कहते हैं वो जमा हो जाता है, जो इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम इसको निकाल सकें। तो ये सब ऑर्गन्स में, और ख़ासकर ये बहुत डेंजरस होता है जब ये हार्ट में, आपके दिल में बहुत ज़्यादा आयरन डिपॉजिट हो। लीवर में बहुत होता है, पैनक्रियाज में हो सकता है, लड़कियों में जो है ओवरीज में, लड़कों में टेस्टिस में, और बाकी भी और एंडोक्राइन ऑर्गन्स में जो है ये डिपॉजिट होता है। तो ये जब ये डिपॉजिट होने लगता है ऑर्गन्स में तो क्या बोलते हैं, इन द लॉन्ग रन ये ऑर्गन फेलियर कर सकता है। जैसे पैनक्रियाज का फेलियर हुआ तो उनको डायबिटीज हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन का नहीं होता तो डायबिटीज हो जाती है जी। अगर लीवर में वो क्या तो लीवर फेलियर उनको हो सकता है। जैसे लड़कियों में ओवरीज में क्या तो वो देखेंगे उनकी ग्रोथ, मिनार्की और इन सब में जो है वो उसको इफेक्ट करता है। इसी तरह से लड़कों में भी अगर टेस्टिस में अगर ज़्यादा आयरन एक्यूमुलेट हुआ तो ग्रोथ में और इसमें जो आगे चल कर के प्रॉब्लम हो सकती हैं। जी जी। और सबसे खतरनाक होता है अगर हार्ट में अगर आयरन ओवरलोड है तो किसी को हार्ट फेलियर हो सकता है। और हमने देखा है यहाँ पे हमारे जितने भी मरीज़ हैं उनकी डेथ इसलिए नहीं हुई कि उनको थैलेसीमिया था या उनको ट्रांसफ्यूजन नहीं मिला। ज़्यादातर जो मरीज़ हमने खोए हैं वो हुआ है कार्डियक फेलियर की वजह से। यानी कार्डियक में आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा जब होती है तो वो जो है हार्ट फेलियर हो सकता है। डॉक्टर जी, आप बता सकते हैं कि मॉरिशस में थैलेसीमिया के कितने मरीज अभी तक पाए गए हैं, या ऐसा कोई देखिए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास कोई मतलब ऐसे सिस्टमैटिक रजिस्टर नहीं है जो कि अब हमको ना इस्टेब्लिश करना चाहिए एक रजिस्टर ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली कितने हैं। लेकिन जितना थैलेसीमिया सोसाइटी के पास जो हमारे जो मरीज रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स हैं उनके पास कम से कम 180 के करीब जो है रजिस्टर्ड है। अच्छा। लेकिन बाहर क्योंकि सारे जो मरीज जो थैलेसीमिया वो थैलेसीमिया सोसाइटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है जी। कई लोग जो ज़्यादातर लोग अस्पतालों में अपना इलाज करते हैं, लेकिन कई जो है प्राइवेट में भी अपना इलाज करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोई ऐसे सिस्टमैटिक नहीं है, लेकिन हमारा ये अंदाज़ा है कि कम से कम थैलेसीमिया और बाकी हीमोग्लोबिनोपैथीज जिनको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया और ये सब मिला करके मॉरिशस में कम से कम 300
मरीज ऐसे होंगे जी। कि जो इस बीमारी से डॉक्टर जी, मान लीजिए कोई मरीज अगर वो एनीमिया का पेशेंट है, यानी उसको जैसे बहुत कम है, उनका जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत कम है, तो क्या उनके चांसेस रहते हैं कि उनको थैलेसीमिया हुआ हो या ऐसा कुछ? एनीमिया जो है एक बहुत बड़ी जो है, एनीमिया के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। okay. बहुत सारे कॉजेज। okay. एनीमिया सिर्फ थैलेसीमिया में ही नहीं, बल्कि बहुत तरीकों से किसी को एनीमिया हो सकता है। और दुनिया में जो सबसे कॉमन जो कॉज है एनीमिया का, वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। और ख़ासकर आप देखेंगे महिलाओं में बहुत एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। एनीमिया की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो आयरन डिफिशिएंट होती हैं। एक तो अपने जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड लॉस होता है उनको, और फिर थोड़ा सा खान पान न्यूट्रिशन का अगर ध्यान ना रखें तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन एनीमिया है। लेकिन अगर हम थैलेसीमिया को भी देखें, थैलेसीमिया ट्रेट अगर देखें, तो उसमें भी थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम होता है। और जब हम लेबोरेटरी में उसकी जांच करते हैं तो वो पिक्चर जो है आयरन डिफिशिएंसी और थैलेसीमिया की ऑलमोस्ट सेम दिखाई देती है। तो तभी किसी को अगर हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको एनीमिया है, तो ये आयरन डिफिशिएंसी है कि थैलेसीमिया ट्रेट है, ये जानने के लिए फिर हम उनको कहते हैं कि आप अपनी और जांच करवाइए, अपने आयरन लेवल्स की जांच करवाइए और अपना हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाइए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किसी को आयरन डिफिशिएंसी है या थैलेसीमिया। क्योंकि देखिए, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया अगर किसी को है तो उसको ठीक का इलाज होता है कि आपको आयरन लेना है। बिल्कुल। और थैलेसीमिया में तो वो पहले ही ओवरलोडेड होते हैं आयरन से, तो वहाँ पे वो उसको अवॉइड करना होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि किसी को एनीमिया है, थोड़ा और अच्छे से एनीमिया है तो उसको आयरन डिफिशिएंसी है कि थैलेसीमिया है। और इसके अलावा जो एनीमिया के बहुत कॉजेज होते हैं। तो जब किसी को हम बोलते हैं एक एनीमिया है इसको, तो वो एक ज़रूरी नहीं है कि वो थैलेसीमिया हो। तो उसकी एनीमिया की फिर आगे जांच होती है कि क्या कारणों से किसी को एनीमिया हुआ है। वो थैलेसीमिया हो सकता है, आयरन डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकता है, हो सकता है उनका बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, उसकी वजह से उनको एनीमिया है। तो ये जांच करनी पड़ती है। जी। तो डॉक्टर जी, जब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं तो कई सारे डॉक्टर्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट का विकल्प बताते हैं। तो ये स्टेज कब आती है जहाँ पर एक मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सजेशन दिया जाता है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, थैलेसीमिया को डील करने के दो तरीके हैं। एक तो थैलेसीमिया को मैनेज करना, जो कि हम करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन किलेशन से। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है थैलेसीमिया का क्योर। हाँ। अब क्योर के लिए क्या करना है, क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है और मरीज के शरीर में ऐसे वो जीन्स हैं एबनॉर्मल, जिनकी वजह से उसको थैलेसीमिया है। सही। तो जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं हम एक जो है नॉर्मल बोन मैरो, और खासकर बोन मैरो में हम कहते हैं स्टेम सेल्स। हाँ। जो नॉर्मल स्टेम सेल्स हैं वो हम मरीज में डालते हैं कि उसके जो एबनॉर्मल जो वो स्टेम सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। तो ये होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस में हो सकता है और कब करना चाहिए, इसके भी प्रोटोकॉल्स हैं। बिल्कुल। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कुछ कंडीशंस हैं कि जब आप जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि हमें एक डोनर चाहिए जो कि मैच्ड हो। हाँ। जब हम कहते हैं मैच, तो एक टर्म हम जो उसमें यूज़ करते हैं HLA मैचिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैच्ड डोनर अगर नहीं है तो फिर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। ओके। सबसे अच्छे रिजल्ट्स बोन मैरो के तब आते हैं जब किसी मरीज जो है अपने भाई या बहन सिबलिंग से मैच करता हो। अच्छा। ये कंप्लीट अगर मैच हो तो उसमें जो है बोन मैरो के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। बोन मैरो के रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं जब हम ये ट्रांसप्लांट करते हैं 10 साल से छोटे बच्चों में। 10 साल से ऊपर क्या होता है कि ये बार बार ट्रांसफ्यूजन ले रहे होते हैं तो उनका वो आयरन ओवरलोड शरीर में ये काफ़ी हो जाता है जी। तो उसमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो एक तो जो है बच्चों में, 10 साल से कम के बच्चों में, दूसरा कि हम लोगों को एक सिबलिंग मैच्ड डोनर की बहुत आवश्यकता होती है। सही। और तीसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, क्योंकि जब मरीज में जो है उसके एबनॉर्मल जो सेल्स हैं उनको हमको पूरी तरह से इरेडिकेट करना होता है, तब जाकर के हम नए जो स्टेम सेल्स उसमें डाल सकते हैं जी। तो इसके लिए उनको बहुत इंटेंस कीमोथेरेपी और ये सब भी करना पड़ता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले। तो लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट्स
होते हैं बच्चों में, जबकि कंप्लीट मैच्ड डोनर है, बिल्कुल, तो तब उनमें अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। जी जी। तो ये लेकिन ये एक तरह से क्यूरेटिव है, लेकिन अगर एक बार आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया और वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट अच्छी तरह से सक्सेसफुली ग्राफ्ट हो गया शरीर में, तो आप जो है इसका पूरा तरह से उसका इलाज हो जाता है। जी जी जी, इसका ये एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बहुत टाइम या ज़्यादातर समय हमको मैच डोनर नहीं मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं कि एक तरह से देखा जाए तो आप भाई या बहन से ले सकते हैं, पर अगर पेरेंट में ही ये है तो भाई और भाई बहन में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अनरिलेटेड मैच डोनर भी कई सेंटर्स में करते हैं, जो अनरिलेटेड के आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप जो है पूरी तरह से HLA मैच हो रहे हैं, तो उन डोनर्स को भी लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट, जैसे मैंने बोला कि अगर आपका कोई सिबलिंग है मैच है तो उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट। बिल्कुल। और डॉक्टर जी, मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो परिवार हैं, उनका सपोर्ट किस तरह से ये हेल्पफुल रहता है? देखिए, थैलेसीमिया एक क्रॉनिक बीमारी है, लाइफ लॉन्ग। जी, अगर किसी ने जब तक है तब तक है ये। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इसमें। जैसे मैंने पहले बताया कि एक थैलेसीमिया का मरीज़ जो है नॉर्मल लाइफ जी सकता है, प्रोवाइडेड कि वो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन ले रहा है और आयरन किलेशन ले रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं बहुत समय ऐसा होता है कि मरीज़ जो है अपना आयरन किलेशन वो दवाई लेते नहीं है, कॉम्प्लाइंट नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। हाँ। तो जब हम कहते हैं फैमिली सपोर्ट, तो जब इसका मैनेजमेंट करते हैं तो हम कहते हैं 3 पिलर्स हैं इसके। एक तो है मरीज और उसकी फैमिली, दूसरा है हमारे अस्पताल, डॉक्टर्स, नर्सेस, और तीसरा जैसे थैलेसीमिया सोसाइटी NGO, जो कि बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करती हैं, एडवोकेट करती हैं, मॉरल सपोर्ट और ये सब ये इनको देती हैं, थोड़ा सा एजुकेट और इन्फॉर्म करती हैं उनको। तो ये तीनों अगर आपस में मिल करके अच्छी तरह से काम करें तो तभी जो है हम एक थैलेसीमिया के मरीज़ की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं और उसको नियर नॉर्मल जो है उसका लाइफ जीने में उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मरीजों को समझना चाहिए कि उनको दवाई लेनी ज़रूरी है और वो अपना टाइम से दवाई लें, टाइम से अपना ट्रांसफ्यूजन करें। डॉक्टर्स को भी ये पता होना चाहिए कि किस तरह से मरीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत पहले क्या होता था कि ये मरीज़ जो हैं नॉन कॉम्प्लाइंट थे, ट्रांसफ्यूजन के लिए भी नहीं आते थे। क्योंकि पहले वो अगर अस्पताल आए, एक दिन वो आते थे अपनी जांच करवाने, दूसरे दिन आते थे फिर अपना क्रॉस मैच करवाने, तीसरे दिन अपना ट्रांसफ्यूजन करवाने के लिए आते थे। तो 3 दिन सोचे एक बच्चे को स्कूल मिस करना पड़े या एक अडल्ट को जो है अपना काम मिस करना पड़े, तो बहुत मुश्किल होता था उनके लिए। तो थैलेसीमिया सोसाइटी ने हमारे मंत्रालय के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके हर रीजनल हॉस्पिटल में अभी एक थैलेसीमिया वार्ड, डे केयर वार्ड बनाया है, और इसको हम कहते हैं 1 स्टॉप शॉप, कि आप सुबह आए, आपकी जांच हो, आपका क्रॉस मैचिंग हो, आपका ट्रांसफ्यूजन, और शाम को आप घर जाएं। यानी एक ही दिन में ये सब काम जो हो सकते हैं। इससे मरीजों को जो है बहुत अधिक सुविधा हो गई है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ये है कि जो बाकी कंट्रीज़ में जो होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट, जो कि ऐसे मरीजों को देखते हैं, और अगर 1-2 डॉक्टर्स उनको फॉलो कर रहे होते हैं तो उनको फॉलो अप करने में ज़्यादा सुविधा होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, तो वो तरह के डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट डॉक्टर्स एक ही मरीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाती है, थोड़ी मुश्किल है। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर जानकी ने हमें बहुत जानकारियाँ दी, खासकर थैलेसीमिया की इलाज पर, किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है, और किस तरह से एक फैमिली सपोर्ट, साथ ही साथ थैलेसीमिया का जो सोसाइटी है वो किस तरह से सपोर्ट करता है इन मरीज़ों को, डॉक्टर्स और नर्सेस का रोल किस तरह से अहम होता है, और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल कह सकते हैं कि ढील नहीं देनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान से, बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ फॉलो करनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है एक मरीज़ के लिए। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करने का समय हो चला है। सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद, और खासकर डॉक्टर जानकी का धन्यवाद कहेंगे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। इसी के साथ अगले कार्यक्रम के में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।
आज की चर्चा।